Hello students, this is our new chapter, chapter number 4, understanding laws. Laws होते क्या है? Laws मतलब कानून. होता क्या है? संविधान द्वारा बताया गया अपने सिटीजन्स को तरीका, क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, आपके राइट्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपको किन चीज़ों की छूट है और किन चीज़ों के लिए मनाही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इसी को बोलते हैं कानून. इसी के हिसाब से सारे सिटीजन्स को चलना होता है. तो हमें यही समझना है कि कानून है क्या. डेफिनेशन तो आपको पता चल गई. अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं. ब्रीफ में हमेशा क्यों बोलता हूँ, ये आपके स्टार्टिंग लेवल है. यू आर जस्ट बिगिनिंग. जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे इसकी डिटेल आपको मिलती जाएगी आने वाले क्लासेस में. यहाँ पे आप बेसिक नॉलेज लेंगे लॉज का. क्या लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल है? एक क्वेश्चन आता है, क्या लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल है? जी हाँ, इंडिया के सारे सिटीज़न, चाहे वो फर्स्ट सिटीज़न रेसिडेंट हो, चाहे कोई दूसरा सिटीज़न किसी भी पोस्ट पे हो, कहीं से भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड रखता हो, अगर वो इंडिया का सिटीज़न है तो लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. सबके ऊपर बराबर से एप्लीकेबल होता है. किसी के पास कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता और कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लॉ का तोड़ मरोड़ के नहीं फ़ायदा उठा सकता. कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. सेडिशन एक्ट, द सेडिशन एक्ट 1870. आपको पता है ये 1870 क्यों लिखा जाता है? इसका मतलब है इस ईयर में ये पास होगा. ईयर ऑफ पासिंग या ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी. तो अब जाहिर सी बात है 1870 में हम लोग आज़ाद तो थे नहीं. ब्रिटिश का रूल था. तो ये ब्रिटिश ने लाया होगा ये कानून. अब ब्रिटिश कोई कानून लाएगा तो जाहिर सी बात है इंडियंस के लिए कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा. तो ये सेडिशन एक्ट में भी यही प्रॉब्लम था कि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून लाया जिसका नाम था द सेडिशन एक्ट. इस कानून के तहत कोई भी गवर्नमेंट के काम को या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट यानी विरोध नहीं कर सकता था. गवर्नमेंट चाहे जो करे उसको चुपचाप मानना है, चुपचाप सहन करना है. एक और था द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. देखिए इसमें भी लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि ये 2005 में आया, लेकिन ये कोई नया कानून नहीं था. ये तो नया कानून था. जहाँ पे लिखा होता है अमेंडमेंट, इसका मतलब है कानून पहले से था, बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए. जी हाँ, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट पहले से था. 2005 में इसमें कुछ बदलाव किए गए. इसके ज़रिए से ये बताया गया यानी कि हिंदूज़ यानी हिंदू फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे, प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉफिट में, लॉस में, गेन में, हर चीज़ में, सुख में, दुख में, किसी भी तरीके से उनके सारे मेंबर उसमें भागीदार होंगे, सब में हिस्सा मिलेगा. ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. अब इसमें कहीं अमेंडमेंट नहीं है, ये नया आया है और 2005 में आया है. इसका मतलब तो समझ लीजिए, डोमेस्टिक घरेलू वायलेंस हिंसा. आम तौर पे होता क्या है, एक फैमिली में
अक्सर मेल मेंबर फीमेल मेंबर को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डांटता है, मारता है, नई नई तरह तरह की पाबंदियाँ लगा देता है, और ये खासकर हस्बैंड वाइफ में देखा जाता है। तो इसके लिए ये एक नया कानून लाया गया कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो उसमें ये सज़ा के प्रावधान है, ये प्रावधान और ये पेनल्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक्ट लाया गया। आगे आप जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ डू न्यू लॉ कम्स आउट, नए कानून आते कैसे बाहर? नए कानून मैंने बताया, ये कानून आया, ये कानून आया, ये कानून, ये कैसे आया? लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था वाई डू वी नीड पार्लियामेंट में, आपने एक पॉइंट मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट के मेजर फंक्शन में लेजिस्लेटिव फंक्शन, शायद फर्स्ट या सेकंड पॉइंट ही है वो, कि गवर्नमेंट जब ज़रूरत समझती है कंट्री के लिए, कंट्री के सिटीजन्स के लिए, तो एक नया कानून ड्राफ्ट करती है, उसको पार्लियामेंट में रखती है, और रिप्रेजेंटेटिव अगर मेजॉरिटी से उसके ऊपर अपना एसेंट देते हैं तब उसको पास माना जाता है। फिर उसके बाद, ये तो बात हो गई लोअर हाउस की यानी कि लोकसभा की, उसके बाद ये अपर हाउस में जाता है राज्यसभा में। फिर उसके बाद राज्यसभा में भी यही सिस्टम है, आधे से ज़्यादा मेंबर उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों से पास हो जाने के बाद में इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट भी अपना एसेंट दे देता है तो ये नया कानून माना जाता है, और इस तरीके से एक नया कानून एग्जिस्टेंस में आता है। कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कंट्रोवर्शियल है, अनपॉपुलर है। जी हाँ, अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉस। कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बना देती है जिससे कुछ खास फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं होता, तो वो बनता है, सामने आता तो है, लेकिन फिर लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं उसको, उसकी पॉपुलैरिटी रह नहीं जाती। कंट्रोवर्शियल किसको बोलेंगे? जिससे कुछ खास कम्युनिटी या ग्रुप को फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन दूसरी कम्युनिटी या ग्रुप को उससे नुकसान हो रहा हो, या देश के किसी हिस्से को फ़ायदा हो रहा हो, बाकी के हिस्सों को नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि ये कानून की क्या ज़रूरत है, करना है तो सबके लिए करना है, नहीं करना है तो नहीं, सबके लिए नहीं करना है। आमूमन होता तो ऐसे ही है कि कानून सबके लिए ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे कानून जब सामने आते हैं जो एक कुछ खास लोगों या ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको कंट्रोवर्शियल लॉ बोलते हैं। यहाँ पर भी आप ये देखिएंगे कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लॉज आप समझ गए, इसीलिए आपके SPL यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में हाफ ईयरली में 3 चैप्टर लिए गए हैं। आमतौर पे एक एक चैप्टर एक एक यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में एक एक एग्ज़ाम के लिए 2-2 चैप्टर डिसाइड होते हैं, लेकिन क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं इसलिए 3 चैप्टर लिए गए। जी हाँ, हाफ ईयरली के सिलेबस में आपका चैप्टर 3, 4 और 5 भी आएगा। इसके पहले वीडियो मैंने आपको 3 बताया, चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ये चैप्टर 4 है अंडरस्टैंडिंग लॉज। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 आएगा जुडिशरी। नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए, आपका हाफ ईयरली का सिलेबस SPL का कंप्लीट हो जाएगा। हैव अ नाइस डे।